प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उन वीडियो के माध्यम से कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। इसी आशा में विश्वास के साथ आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के ऊपर, जिसमें हमने चर्चा की थी संवेग क्या है, संवेग के क्या अर्थ हैं, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, संवेग की क्या विशेषताएं हैं और संवेग के क्या प्रकार हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम उसी के आगे संवेग के जो प्रकार हैं उस पर बात करेंगे। एक बार फिर हम लोग इस पे संक्षेप में, जिससे कि आपको पुनः स्मरण में आ जाए, बात कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था संवेग क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोधित होता है, प्रसन्न होता है, भयभीत होता है, प्रसन्न होता है, घृणा, प्रेम, वासना, क्षोभ, इन सारे भावों से कई बार या एक बार दो बार तो जरूर गुजर चुका होता है, तो या इनका अनुभव कर चुका होता है। इन्हें ही संवेग कहते हैं, इन्हें ही इमोशंस कहते हैं। अगर देखें तो मानव जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है। व्यक्ति जब संवेग या भाव में होता है तो कभी कभी ऐसे कार्य कर देता है जो सामान्य स्थिति में शायद वो नहीं कर पाता। तो संवेगात्मक स्थिति में वृद्धि व विवेक का व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश नहीं रहता है। जब व्यक्ति के अंदर ये संवेग उदित होते हैं तो उस समय व्यक्ति का बुद्धि और विवेक एक तरीके से उसके नियंत्रण में नहीं रहता है, जिससे व्यक्ति में कभी कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि शायद वो सामान्य स्थिति में ना कर सके, और कभी कभी ये घातक भी उसके लिए होते हैं, समाज के लिए, स्वयं उसके लिए। और कभी कभी जो ये सकारात्मक रूप में होते हैं तो उसके लिए लाभदायक भी होते हैं। कभी कभी उसके जीवन में बड़ी उपलब्धि भी इसके माध्यम से उसको मिल सकती है। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। संवेग, जैसा उस दिन हम बताए थे, संवेग का क्या अर्थ है। शाब्दिक अर्थ देखें तो गतिशील होना, सजग होना, क्रियाशील होना संवेग का शाब्दिक अर्थ है। और अगर इंग्लिश में देखें इसको इमोशंस कहते हैं। जो अगर इसके अर्थ से देखें तो ई का अर्थ है अंदर और मोशन का अर्थ है गति, यानी अंदर जो भाव है उसको बाहर की ओर प्रकट करना या उसको गति प्रदान करना ही इमोशंस कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो कहीं न कहीं इस दोनों अर्थ का यही निकलता है कि व्यक्ति के अंदर जो भाव है उसका प्रकटीकरण या उसके व्यवहार में दिखना ही या उसको क्रियाशील बनाना ही संवेग कहलाता है। इस विषय में बहुत सारे मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी, हमने उस दिन बताया था, जिसमें वुडवर्थ और पीटी यंग ने दो परिभाषाएं दी थी। इसमें हमने कहा संवेग व्यक्ति को इन्होंने क्या कहा, गति प्रदान करता है अथवा आवेश में आने की स्थिति को ही संवेग कहते हैं। और कुछ इसी तरीके से पीटी यंग ने भी कहा कि मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव, जिसके अंतर्गत व्यवहार है, चेतन अनुभव, अंतरंग क्रियाएं हैं, ये सब संवेग कहलाते हैं।
तो इस सब से यही अर्थ निकलता है कि जो आंतरिक भाव हैं, उन आंतरिक भावों की अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया का उस व्यवहार से नियंत्रण हट जाने या ऐसी स्थिति जब दिखाई देती है तो हम कहते हैं व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न हो गया है। तो इस सब बातों के आधार पर कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन। आज फिर शार्ट में हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। संवेग व्यापक होता है, इसका फैलाव हर जगह होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति में संवेग नहीं होते, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ संवेग जरूर होता है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी विशेषता सबसे बड़ी, ये व्यापक है। विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, संवेग जब भी व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है तो उस समय उसकी विचार प्रक्रिया लुप्त हो जाती है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। एक तरीके से कहें, उस पर वो अपना नियंत्रण खो लेता है। और संवेगों में अस्थिरता, संवेगों में अस्थिरता ये क्या है? संवेग अस्थिर होते हैं, अगर देखें तो ये थोड़े समय के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा, एक बार प्रकट हुए कुछ क्षण उनका प्रभाव रहता अपने आप समाप्त हो जाता है। और स्थानांतरण, इसका ट्रांसफर भी होता है। जैसे किसी समय मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई नौकर है, वो मालिक है, नौकर को किसी व्यक्ति पर क्रोधित है, उसको डांट रहा है, उसी समय कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है कुछ सार्थक बात उससे करने के लिए, तो हो सकता है कि उसका क्रोध जो उस पर था, हो सकता है कि उसके ऊपर आ जाए, होता भी है ऐसा। तो इस तरीके से क्रोध का मतलब संवेग का स्थानांतरण भी हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों से संबंध, इसका संबंध किससे होता है? मूल प्रवृत्तियों से होता है। और संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। जब संवेग उदित होता है व्यक्ति कार्य करेगा, क्रियाशील होगा, है ना, तो ये क्रियाशील होता है। और सुख दुख का भाव इसमें दोनों निहित होता है। कुछ ऐसे संवेग हैं जो व्यक्ति को सुख ही प्रदान करते हैं, सुख प्रसन्नता मिलती है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति दुखी भी होता है, जैसे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये सारे संवेग सुख के संवेग हैं। तथा ईर्ष्या, घृणा, भय, ये सब दुख के संवेग हैं। ये व्यक्ति के अंदर जब उदित होते हैं तो उससे व्यक्ति दुखी होता है। इस तरीके से संवेग सुख और दुख अगर देखें तो दोनों प्रकार से होते हैं। तो कुछ संवेग हैं जिसके संवेग के प्रकार हमने उस दिन बताया था, और इनसे संवेग से संबंधित कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे पलायन है, पलायन किस मूल पलायन संबंधित कौन सा संवेग है? भय, जुगुप्सा हो गई, घृणा, निवृत्ति, शरणागति। इसी तरीके से हमने उस दिन बहुत सारा इस पर चर्चा की थी, तो पुनः उसको विस्तार से करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो इन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से संवेग के दो प्रकार बताए इन्होंने, एक पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, या जिसको हिंदी में बोले तो रागात्मक संवेग और द्वेषात्मक संवेग। रागात्मक संवेग में कौन कौन से हैं? जैसे अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, अपने से बराबर वालों के प्रति मित्रता, प्रेम, आसक्ति, अपने से छोटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य, दया, तो ये सब पॉजिटिव संवेग हैं, इन्हें रागात्मक संवेग कहते हैं। कुछ संवेग जिन्हें निगेटिव या द्वेषात्मक संवेग भी कहते हैं, जैसे अपने से बड़ों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति भय, कायरता, घृणा, अपने से बराबर वालों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अपने से छोटों के प्रति गर्व, अभिमान, अधिकार, ये सब नकारात्मक संवेग या द्वेषात्मक संवेग या नेगेटिव संवेग। इस तरीके से कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक, जबकि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है, ये सब धीरे धीरे विकसित होते हैं। और जिन संवेगों में व्यक्ति को सुख मिलता है उन्हें सुखद संवेग कहते हैं, उन्हें धनात्मक संवेग कहते हैं। और जिनसे जैसे अगर देखें तो इसमें प्रेम हो गया, मित्रता हो गई, स्नेह हो गया। और जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख मिलता है उन्हें दुखद संवेग या ऋणात्मक संवेग या नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई आदि। अब
यहाँ तक तो बात हम उस दिन किए थे वीडियो में, हमने आज उसकी इसलिए चर्चा कर दी कि थोड़ा फिर से वो चीजें स्मरण में आ जाएं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इन्फेंसी स्टेज में देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो मानव जीवन में संवेगों का, जैसे कि हमने पहले भी इसकी बात पर चर्चा की थी कि उसमें इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी संवेग जन्मजात नहीं होते हैं। कुछ संवेग ऐसे हैं जिनका अर्जन भी व्यक्ति करता है और वे धीरे धीरे विकसित होते हैं। प्रारंभ में शिशु की संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं सामान्य उत्तेजना मात्र होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें भय, क्रोध आदि संवेगों का उदय होने लगता है, जन्म लेने लगता है। और शैशवावस्था में शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में कुछ बातें हैं जो परिलक्षित होती हैं, जो दिखाई देती हैं। शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। ये सारे शिशु के संवेगात्मक व्यवहार परिलक्षित प्रारंभ में ही होने लगते हैं। कुछ शिशु का संवेगात्मक व्यवहार बहुत ज्यादा अस्थिर प्रकृति का होता है। इच्छा पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने पर उनमें संवेगात्मक उत्तेजना होती है तथा इच्छा पूर्ति होते ही उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है। रोता हुआ शिशु अगर खिलौना या दूध या मिठाई, खाने पीने की चीजें कुछ पाते ही रोना बंद करके हंसने लगता है, हंसना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरीके से आयु के बढ़ने के साथ साथ शिशु के जो संवेगात्मक व्यवहार हैं, व्यवहार में स्थिरता आने लगती है। जो व्यवहार पहले अस्थिर प्रकृति के थे वो बाद में धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगती है। तो इस तरीके से शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति धीरे धीरे परिवर्तित होती है, एकाएक नहीं बल्कि धीरे धीरे बदलती है और उसमें कुछ नए संवेग जन्म लेते हैं। आयु के बढ़ने के साथ साथ ऋणात्मक संवेगों की तीव्रता में कमी आती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी बुद्धि विकसित होती है, समझदारी बढ़ती है, वैसे वैसे जो ऋणात्मक संवेग हैं, दुखद संवेग हैं, उनमें धीरे धीरे उसकी तीव्रता में कमी आने लगती है। और जबकि आयु के बढ़ने पर धनात्मक संवेगों की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। और इसी के साथ साथ जैसे वो घटता है ऐसे ही धनात्मक संवेगों की तीव्रता में बढ़ोतरी होती जाती है। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, यानी स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना काफी कठिन होता है जब स्पष्ट नहीं होते हैं, परंतु धीरे धीरे उसके संवेगों में स्पष्टता आने लगती है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी मुख्य संवेगों का विकास हो जाता है। बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसके जो प्रमुख संवेग हैं वो सब विकसित हो जाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एक हैं ब्रिंजेस, उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के संवेगों के उदय होने की औसत आयु को एक सारणी के अनुसार उन्होंने बताया है, जिसको कि आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। तो कि किस आयु में कौन से संवेग विकसित होते हैं बच्चे के अंदर। जैसे जन्म के समय, अगर जन्म के समय देखें तो सिर्फ एक संवेग होता है, उत्तेजना। बच्चा प्रकाश के प्रति, ध्वनि के प्रति वह उत्तेजित होता है, स्पर्श करने पर उत्तेजित होता है, तो उत्तेजना ही एक संवेग होता है। वही जब 3 मास का हो जाता है तो उत्तेजना के साथ साथ आनंद और कष्ट 2 संवेग और विकसित हो जाते हैं। बच्चा प्रसन्न होता है तो हंसता है, और जब दुखी होता है, भूख लगती है, कष्ट में होता है तो रोता है। इस तरीके से 2 संवेग उसमें और विकसित हो जाते हैं जब बच्चा 3 मास का हो जाता है। अब यही जो बड़ा हो कि बच्चा 6 मास का हो जाता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट के बाद क्रोध, घृणा और भय, ये 3 संवेग और विकसित हो जाते हैं। अब बच्चा जब 6 मास का हो जाता है तो क्रोध, उसको उसकी आवश्यकता चीजें न मिलने पर क्रोध भी हो जाता है। हाथ पैर पटकना, नोचना, काटना,
ये सारी बातें हो जाती हैं क्रोध आने पर। घृणा, अपने से छोटे भाई बहनों के प्रति उसमें घृणा हो जाती है। और भय, डरने भी लगता है बच्चा किसी चीज से, डराने पर भयभीत भी होने लगता है। इस तरीके से इन 3 संवेगों का उदय और हो जाता है जब बच्चा 6 माह का हो जाता है। 12 मास का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय के अलावा स्नेह और उल्लास, ये 2 संवेग और विकसित हो जाते हैं। बच्चा अपने से छोटे बच्चों के प्रति प्रेम करना, उससे दुलार करना, स्नेह करना और उल्लास, वह आनंदित होता है और आनंद होने पर हंसता है तेजी जोर जोर से। तो इस तरीके से इसमें 2 संवेग और विकसित हो जाते हैं जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है। और जब बच्चा बड़ा होता है, 1.5 वर्ष का हो जाता है, उसमें तो एक संवेग ईर्ष्या उसमें और विकसित हो जाती है। और जब 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या, ये सारे संवेग उसमें विकसित हो जाते हैं। इस तरीके से 2 वर्ष का बालक लगभग उसमें सारे जो प्रमुख संवेग हैं विकसित हो जाते हैं जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रायड ने कुछ इसके बारे में बातें बताई हैं जिसको यहाँ बताना महत्वपूर्ण है। फ्रायड के अनुसार अगर देखें तो छोटे शिशु जो होते हैं उनमें आत्म प्रेम की भावनाएं होती हैं, जिसे नार्सिज्म की भावना उन्होंने कहा। आत्म प्रेम की भावना होती है, आत्मभाव की भावना के कारण। उसके अनुसार 4-5 वर्ष के बाद बालक में ये मातृ प्रेम या पितृ विरोधी जो भावना ग्रंथि होती है उसका विकास हो जाता है। और 4-5 वर्ष की बालिका में पितृ प्रेम या विरोधी भावना ग्रंथि, जिसको कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विकसित हो जाती है। तो शैशवावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें निश्चितता आती है, उसमें अस्पष्टता होती जाती है। इस तरीके से जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया और मेंटल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, वैसे वैसे इमोशनल डेवलपमेंट में भी जो प्रारंभ में चीजें अस्थिर थी, अस्पष्ट थी, वो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगती है उसमें स्थिरता आने लगती है और अस्पष्टता आने लगती है। यानी देख करके किसी के अवलोकन को या बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का हो, जबकि छोटे बच्चों में शायद ऐसा बताना संभव नहीं होता क्योंकि उनकी प्रकृति अस्थिर प्रकार की होती है और वो बदलती रहती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि शैशवावस्था में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट बालक का होता है और कौन कौन से संवेग विकसित होते हैं और किस तरीके से उसकी उत्तेजना या उसकी गतिशीलता उस संवेग के उदय होने पे होती है। अब आइए हम लोग दूसरे स्टेज पे चलते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अगर देखें तो बाल्यावस्था एक यूनिक स्टेज है, अनोखी अवस्था है। और जैसा कि और सब पक्ष हैं उसकी दृष्टि से ही बाल्यावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बाल्यावस्था एक यूनिक स्टेज है, एक अनोखी स्टेज है। इसमें संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है और सामाजिकता का भाव आने लगता है तथा बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। जो प्रारंभ में उसका नियंत्रण नहीं रहता तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसमें नियंत्रण भी करने लगता है। और इस अवस्था में संवेगों की उग्रता देखें तो कम होने लगती है। बच्चा समझाने पर, बताने पर कोई चीज को मानने लगता है। और बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन अगर हम देखें तो कुछ बातें उसमें विशेष रूप से दिखाई देती हैं, परिलक्षित होती हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले संवेगों की उग्रता में कमी। जो प्रारंभ में यानी शैशवावस्था में बच्चों में
संवेगों को लेकर काफी उग्रता रहती थी, आक्रामकता रहती थी, वह धीरे धीरे यहाँ पे आकर के उसकी उग्रता में कमी आने लगती है और शैशवावस्था की भांति उग्र रूप में उसका प्रकटीकरण नहीं होता है। समाजीकरण के प्रारंभ होने के फलस्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास हो जाता है यहाँ पे, तो संवेगों का दमन करने का प्रयास भी बालक करने लगता है अथवा उनको शिष्ट ढंग से अभिव्यक्त करता है। माता पिता, अध्यापक तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के समक्ष वह ऐसे संवेगों को प्रकट नहीं करता जिन्हें कि अवांछनीय समझा जाता है। ऐसे संवेगों को वह प्रकट नहीं करता। तो इस तरीके से वह इन पर कुछ न कुछ नियंत्रण करने लगता है। तो सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि उसके संवेगों की उग्रता में कुछ कमी आ जाती है। दूसरा है ईर्ष्या, जेलसी। अब बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में किसी न किसी कारण से ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं विकसित हो जाती है, चाहे जो भी कारण रहे, जिसके कारण वे अपने भाई बहनों या साथियों को चिढ़ाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं या व्यंग करते देखे जा सकते हैं। बालक प्रायः ईर्ष्या तब करता है जब उसका कोई अधिकार उससे छीन जाता है। जब उसका अधिकार कोई उससे छीन लेता है तब बालक ईर्ष्या करता है और वह अन्यों को अपने से अच्छी स्थिति में पाता है, दूसरों को अपने से अच्छी स्थिति में वह पाता है, तब वह उसे ईर्ष्या करना लगता है। यह उसका स्वभाव है, ऐसा स्वाभाविकता है। है भय। बाल्यावस्था में बालक में भय संवेग होता है, भयभीत होते हैं, परंतु यह भय शैशवावस्था के भय से कुछ थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। इस अवस्था में भय का संबंध प्रायः भविष्य के कार्यों से होता है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने न करने का भय होता है, गृह कार्य न करने पर स्कूल में दंड मिलने का भय होता है, कक्षा में गलत प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर के कारण अध्यापक द्वारा पिटाई का भय होता है। तो इस तरीके के भय उसके अंदर होते हैं। तो कार्यों को लेकर के, भावी कार्यों को लेकर के उसके मन में भय होता है। इस निराशा, फ्रस्ट्रेशन। बच्चे यहाँ पे बाल्यावस्था बालक में निराशा की भावना आ जाती है और उससे पीड़ित रहते हैं। परिवार, समाज, विद्यालय के द्वारा जो बनाए गए अनुशासन संबंधी नियम बालकों की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। जो बालकों की इच्छा पूर्ति होनी थी उसमें बाधक होते हैं और इसके कारण परिवार, समाज, विद्यालय के द्वारा जो बनाए गए अनुशासन नियम है कि बालकों की इच्छा पूर्ति में बाधक होने से इच्छाओं के पूरी न हो पाने के कारण बालकों में निराशा का भाव, फ्रस्ट्रेशन का भाव जागृत हो जाता है। तो निराशा की भावनाएं भी यहाँ पे बच्चों में देखी जाती हैं। जिज्ञासा की प्रबलता, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे थे फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी विशेषता हम लोग देख रहे थे, तो हम ये देखे थे बच्चों में जिज्ञासा की भावनाएं बहुत होती हैं। बाल्यावस्था बालक बालिकाएं की प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा की होती है, यानी जिज्ञासा की भावना बहुत ही प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, जिन वस्तुओं को देखता है, उसके संबंध में क्या, क्यों, कैसे जैसे संबंधित प्रश्न पूछ करके उनकी कार्य प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरीके से जिज्ञासा की काफी प्रबलता होती है बाल्यावस्था में। अगला है क्रोध। क्रोध का मुख्य कारण हताशाएं। क्रोध का मुख्य कारण क्या है? हताशा है। इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने अथवा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने पर बालक को क्रोध आता है। बाल्यावस्था में क्रोध का संवेग प्रबल हो जाता है और बालक
मौन होकर के, उदास होकर के, अथवा भाई बहन या साथियों से झगड़ा करके, अथवा वस्तुओं को उठा पटक करके अपने क्रोध को प्रकट करता है। तो यहाँ पे बच्चों में क्रोध की भाव जागृत हो जाते हैं और इसके अंदर प्रफुल्लता जो है, यह भी एक आनंददायक अभिव्यक्ति होती है। जब कोई सुखद अथवा आनंददायक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में बालक प्रफुल्लता के वेग का अनुभव करता है, और जैसे कि अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करना, रुचिकर खाद्य पदार्थों को मिलना, अथवा वांछित खेल सामग्री में बालक को मौका मिलना, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रफुल्लता के कारण हो सकते हैं। फिर स्नेह, प्रफुल्लता के समान स्नेह भी एक सुखद संवेग। बालक अपनी स्नेह भावना की अभिव्यक्ति उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति करता है जिनके साथ वह रहना चाहता है, जिनकी सहायता वह करना चाहता है, जिन वस्तुओं तथा व्यक्तियों के संपर्क में उसे सुख मिलता है, उसके प्रति उसके भाव में, उनके हृदय में स्नेह होता है। यह स्नेह दिखाता है। इस तरीके से स्नेह नामक संवेग भी यहाँ पे विकसित होता है। तो इस तरीके से बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाल्यावस्था में भय, निराशा, चिंता, उग्रता, स्नेह, हर्ष, प्रफुल्लता इत्यादि विभिन्न संवेग बालक बालिकाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, और बच्चा उन्हीं के अनुसार उसका कार्य, व्यवहार और क्रिया आगे बनती जाती है। हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार में अनेक परिवर्तन आते हैं। वास्तव में किशोरावस्था का आगमन संवेगात्मक व्यवहार में आए तीव्र परिवर्तनों से ही परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की कुछ प्रमुख बातें हैं जिसका कि हम आगे जिक्र करेंगे। ऐसी कौन बातें हैं जो मुख्य रूप से किशोरावस्था में देखी जाती है, यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है। सबसे पहला है भाव प्रधान जीवन। भाव प्रधान जीवन, किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियों का जीवन है वह काफी भाव प्रधान हो जाता है। किशोर और किशोरियों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियां काफी विकसित हो जाती हैं, और ये सारी प्रवृत्तियां दिखाई भी देती हैं। संवेगों में विभिन्नताएं, सारी विरोधी मनोदशाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। अपोजिट मूड्स, किशोरावस्था में व्यक्ति में विरोधी मनोदशाएं दिखाई देती हैं। लगभग समान परिस्थितियों में कभी वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है तथा कभी अत्यंत दुखी भी हो जाता है। जो कि परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से परिपूर्ण बना देती थी, वही परिस्थिति किसी अन्य अवसर पर उसे काफी दुखी या खिन्न भी बना देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों में विरोधी मनोदशाएं देखने को मिलती हैं। संवेगों में भिन्नताएं, डिफरेंसेस इन इमोशंस, ये क्या है? किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक भिन्नताएं होती हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर किशोर और किशोरियों के व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है। वे कभी हतोत्साहित, कभी उत्साह से परिपूर्ण, कभी उत्साहवर्धक, कभी अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यधिक खिन्न, अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, कभी
अत्यधिक दयालु तथा कभी अत्यधिक रुष्टि दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से उनमें संवेगों में भिन्नताएं देखी जाती हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न संवेग इमोशंस दिखाई देते हैं। फिर है काम भावना, स्ट्रिक्ट। किशोरावस्था में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है। काम भावना की तीव्रता के कारण किशोर किशोरियों में संवेग, प्रेम संवेग काफी बढ़ जाता है। स्वप्रेम, ऑटोरिस्टिज्म, समलिंगी प्रेम तथा विषमलिंगी प्रेम के रूप में किशोर किशोरियां अपनी काम प्रवृत्ति की संवेगात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। वीर पूजा, अगला क्या है? वीर पूजा, हीरो वर्शिप। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावनाएं काफी विकसित हो जाती हैं। कल्पनाशील होने के कारण किशोर किशोरियों में कहानी, उपन्यास, सिनेमा, इतिहास, वास्तविक जीवन के नायिकाओं, उनके आदर्शों तथा वीरोचित गुणों से मुक्त कर लेते हैं। अपने आदर्शों, रुचियों के अनुरूप किशोर किशोरियां कुछ वीरांगनाओं का चयन कर लेते हैं तथा उनके कार्यों का, उनके आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उसको अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उनमें वीर पूजा की भावनाएं हो जाती हैं और कल्पनाशील हो जाते हैं। कहानी, उपन्यास, इतिहास, वास्तविक जीवन में उनके आदर्शों, विचारों से काफी प्रभावित होते हैं तथा उनके कार्यों, आदर्शों का अनुकरण भी करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से वीर की पूजा की ऐसी भावनाएं उनमें देखी जाती है। फिर स्वाभिमान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। किशोर किशोरियां अपने आत्मगौरव, स्वाभिमान, सम्मान पर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं सहन कर पाते हैं, असहन करना नहीं चाहते। स्वाभिमान पर चोट लगने पर कभी कभी किशोर और किशोरियों में से पलायन कर जाते हैं। कोई अपनी आत्महत्या भी करने की सोचने लगते हैं। इस तरीके से बच्चों में स्वाभिमान की भावना यहाँ काफी प्रबल दिखाई देती है। अपराध प्रवृत्ति। अपराध प्रवृत्ति क्या है? किशोर का ना तो बालक समझा जाता है और ना ही उसे प्रौढ़, जिसके कारण संवेगात्मक व्यवहार में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वातावरण के अनुकूल करने के प्रयास की असफलता से उसे निराशा की भावना विकसित होती है, जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख बनाती है। प्रेम का भाव, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा से युक्त जीवन, नवीन अनुभवों की ललक के कारण किशोरावस्था में कभी कभी अपराध प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। कभी कभी उनमें अपराध की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती है। इस तरीके से इस प्रकार के संवेग भी देखे जाते हैं। चिंता युक्त व्यवहार, ये क्या है? किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अनेक बातों से चिंतित रहते हैं, उनके प्रति चिंतित रहते हैं। वह अपने रंग रूप को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, मान सम्मान की स्थिति को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवसाय आदि के संबंध में सदैव दुखित रहते हैं, विघ्न रहते हैं। तो इनका व्यवहार जो होता है वो चिंता युक्त रहता है। चिंता इनको लगी रहती है हर किसी में, कैसे क्या होगा इसको लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। तो उनका जो व्यवहार होता है वो चिंता से ग्रसित या चिंता से युक्त होता है। स्वतंत्रता की भावना, किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना भी काफी देखी जाती है या काफी प्रबल होती है। किशोर किशोरियां अपने परिवार तथा समाज के आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों आदि को न मान करके अपनी
स्वतंत्र जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं और वे तर्क वितर्क करके रीति रिवाजों, सामाजिक आदर्शों की उपयुक्तता को जानना चाहते हैं। यदि उसके क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तब किशोर और किशोरियां इन्हें सरलता से स्वीकार नहीं करते हैं और इसका विद्रोह करने का भी प्रयास करते हैं। इस तरीके से स्वतंत्रता की भावनाएं काफी प्रबल होती हैं। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोरियों में क्रियाशीलता तथा स्वतंत्रता की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके परिणाम यह होता है कि इस अवस्था में संवेग प्रायः कुछ अधिक उग्र हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे आकर के काफी उद्विग्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में उग्रता समान है। वहां भी बच्चे बहुत उग्र होते थे, यहाँ भी उग्र हो रहे हैं, जबकि बाल्यावस्था में उसमें उग्रता में नियंत्रण करता है बच्चा है, उसमें कुछ थोड़ा सा जो भी नियम है, मान्यताएं उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पे किशोरावस्था में बिल्कुल उसका विपरीत या उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, क्या क्या बातें इनमें देखी जाती हैं। किशोर हो गए, चाइल्डहुड बच्चे हो गए और आपका इन्फेंसी हो गए। तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे कहा जा सके कि 100% ऐसा ही हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उस पर भी हम लोग दृष्टि डाल लेते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो ऐसे कारकों में सबसे पहले और प्रमुख कारक जो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। व्यक्ति वंशानुक्रम के रूप में अपने माता पिता व अन्य अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक तथा मानसिक गुण व योग्यताएं विकसित कर लेता है और इस तरीके से इन शारीरिक तथा मानसिक गुणों का व्यक्ति के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। दूसरा है थकान। दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ। व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का उसके संवेगात्मक व्यवहार से काफी घनिष्ठ संबंध होता है। स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा बीमार, रोगग्रस्त या शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों में ऋणात्मक संवेगात्मक स्थिरता होती है। थकान भी व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। थकान भी व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार में काफी हद तक प्रभावकारी असर डालती है। थके हुए व्यक्ति में क्रोध, नाराजगी, चिड़चिड़ापन ये जैसे ऋणात्मक या अवांछनीय संवेग प्रदर्शित होने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है, जबकि ऐसा न होने पर वह इन सारे कार्यों को अच्छे ढंग से करता है। अगला है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटीज। व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार का उसकी मानसिक क्षमता का भी प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति का संवेगात्मक क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, व्यापक होता है। उच्च मानसिक क्षमता वाले बालकों में अपने संवेगों को नियंत्रित करने की अधिक क्षमता होती है। परिवार का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। परिवार के वातावरण तथा सदस्यों का संवेगात्मक व्यवहार भी बालकों के संवेगात्मक विकास को 3 ढंग से प्रभावित करता है। प्रथम, यदि परिवार में शांति, सुरक्षा और स्नेह का वातावरण होता है तो बालक का संतुलित ढंग से संवेगात्मक विकास होता है। द्वितीय, यदि परिवार में कलहपूर्ण वातावरण, अत्यधिक सामाजिक तथा मौज मस्ती का वातावरण रहता है तो बालकों में अत्यधिक संवेग उत्पन्न नहीं होते, हैं। और तृतीय, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा प्रचुरता से संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित भी करते हैं तो बालक भी अत्यधिक संवेदनशील होकर के संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है।
इस तरीके से परिवार का वातावरण भी उसकी संवेग को प्रभावित करता है। फिर अगला है अभिभावकों का दृष्टिकोण। अभिभावकों का दृष्टिकोण बालकों के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण तथा व्यवहार भी बालकों की संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। बच्चों की उपेक्षा करना, घर से अत्यधिक बाहर समय तक बाहर रहना, बच्चों के संबंध में अत्यधिक चिंतित रहना, बच्चों को अत्यधिक संरक्षण देना, बच्चों को बाल सुलभ अनुभव से वंचित रखना, बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार करना अथवा बच्चों के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करना, ये जैसे व्यवहार बच्चों में वांछनीय संवेगात्मक व्यवहार विकसित कर देते हैं। इस तरीके से अभिभावकों का दृष्टिकोण भी बच्चों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला है सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालक बालिकाओं में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालिकाओं की तुलना में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालक बालिकाओं बालकों को उत्तम खान पान, वेशभूषा, सुख सुविधा व ऐश्वर्य से युक्त देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे ऋणात्मक संवेग काफी विकसित हो जाते हैं। सामाजिक स्वीकृति, सोशल जो एक्सेप्टेंसेस है, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप सामाजिक स्वीकृति भी उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने कार्यों की दूसरों के द्वारा प्रशंसा चाहते हैं। जब उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती तब उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाने के कारण वास्तव में यदि व्यक्ति को अपने कार्यों में सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसका संवेगात्मक व्यवहार या तो शिथिल हो जाता है अथवा काफी उग्र हो जाता है। इस तरीके से सामाजिक स्वीकृति भी उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर अगला स्कूल विद्यालय। विद्यालय के बालकों के संवेगात्मक विकास पर अस्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। बालक विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। यदि विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक इत्यादि बालकों के संवेगों के अनुकूल होते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति इससे होती है तथा उनका स्वास्थ्य संवेगात्मक विकास होता है। इसके विपरीत विद्यालय वातावरण से तालमेल न होने पर, परीक्षा में असफल हो जाने पर, अध्यापकों से अत्यधिक शुष्क व्यवहार आदि के कारण बालकों में अवांछित संवेग जैसे भय, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अध्यापकगण बालकों के समक्ष अच्छे तथा पूरे उदाहरण प्रस्तुत करके उनको साहसी या डरपोक, क्रोधित या सहनशील, शांत या कल्पनाशील बना सकते हैं। अच्छी आदतों के निर्माण तथा अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये 8-10 कारण हमने बताए जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। इन सारी की भूमिका अगर सकारात्मक है तो बच्चों में अधिकतर सकारात्मक इमोशंस विकसित होते हैं तथा उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है। तथा जब ये सारे कारण नकारात्मक रूप में उपस्थित होते हैं तो उनमें संवेगात्मक विकास इतनी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता तथा वह उसके कारण अपने संवेगों पर नियंत्रण भी नहीं रख पाता। घृणा, ईर्ष्या के कारण हमेशा चिंतित रहता है और इससे उसको बहुत सारे जो भी और दूसरे हैं बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं।
इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने संवेगात्मक विकास पर बात की। संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, संवेग क्या है, संवेग से कैसे व्यक्ति का भाव एवं व्यवहार प्रभावित होता है, इसकी विशेषता, प्रकार, परिभाषा, ये सब पर बात करते हुए हमने विभिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से संवेगात्मक विकास होता है, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, इस सब पर भी हमने एक एक करके बात की। तो इस तरीके से आज हमने इमोशनल डेवलपमेंट पर जो भी मेन बातें थी सबको आपके समक्ष रखा। आशा करते हैं कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः मिल जाएंगे और कुछ प्रश्नों इसको पढ़ने के बाद कुछ आप रियलिटी, वास्तविकता से भी रूबरू हो सकते हैं। तो यही सब बातें थी जो सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में हमें देखनी थी और आप लोगों को बतानी थी। तो अभी चूंकि 10 मिनट 12 मिनट और समय हम लोगों के पास, तो कुछ थोड़ा बहुत नैतिक मोरल डेवलपमेंट में भी बात कर लेते हैं। नैतिक विकास क्या है? तो व्यक्ति जिस समाज तथा समुदाय में रहता है, तो हम लोग नैतिक इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा मोरल डेवलपमेंट में। व्यक्ति जिस समाज में या समुदाय में रहता है, वह समुदाय उसके ऊपर तरह तरह के सामाजिक बंधन, निर्देश अथवा दायित्व आरोपित करता है, जिन्हें समाज के आदर्श या मानक या नैतिक मानदंड कहते हैं। समाज के द्वारा अपेक्षित आरोपित इन बंधनों, दायित्वों व निहित व निर्देशों का व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं में संघर्ष होता है और अधिकांश व्यक्ति सामाजिक बंधनों को कोई ऐसे बाह्य बंधन नहीं मानते हैं जिन्हें उन पर जबरदस्ती आरोपित किया गया हो। प्रायः समाज के विभिन्न बंधन व्यक्ति की जीवन शैली को सामान्य एक तरीके से उसका अंग बन करके उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। वास्तव में सामाजिक बंधन प्रारंभ में व्यक्ति की बाह्य प्रतीत होते हैं तथा प्रायः वह व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। प्रारंभ में बालक इन सामाजिक नियमों, मानकों अथवा कानूनों को समझने, स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, परंतु बालकों को ऐसा करने के लिए सामाजिक क्रिया किया जाता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित जो आचरण है, नैतिक मानदंड है, को अपने में समाहित करता है। अपने में क्या करता है? समाहित करता है। और तो इस तरीके से समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण की नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है। व्यक्ति की इच्छाओं, सामाजिक दायित्वों के संघर्ष को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, वो सब नैतिक विकास कहलाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के लिए परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्त वृत्तियों की प्राप्ति। तो सामाजिक तथा बौद्धिक विकास का नैतिक विकास से भी घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक तथा बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक भिन्न भिन्न ढंग से सोचने, समझने लगता है। इसीलिए विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सामाजिक नियम, कानून, प्रचलनों की समझ भी प्राय भिन्न भिन्न होती है। बालक अपने सतत क्रियाशील प्रयासों के द्वारा बाह्य जगत को समझने, अपने सामाजिक अनुभवों को नैतिक मूल्यों तथा नैतिक निर्णयों के रूप संगठित करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि सामाजिक तथा बौद्धिक विकास के विभिन्न स्तरों पर बालकों की नैतिक मूल्यों, निर्णयों का संगठन भिन्न भिन्न होता है।
जैसे जैसे बालकों का बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे वैसे उनके नैतिक मूल्यों तथा नैतिक निर्णयों में परिवर्तन आता जाता है। तो बालकों में होने वाले नैतिक विकास के संबंध में प्याजे तथा कोलबर्ग ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन दोनों सिद्धांतों की चर्चा इसके मोरल डेवलपमेंट के संदर्भ में करना अति आवश्यक है। तो इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, प्याजेट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जैसे वहां पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, ऐसे इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट में बातें कही है। जीन प्याजे ने नियमों, अधिकारों, दोषों, पापों, अत्याचारों के मूल्यांकन, समानता तथा परनिर्भरता से संबंधित प्रश्नों तथा कहानियों के माध्यम से बच्चों के गहन साक्षात्कार लिए तथा इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन्होंने इससे जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसके आधार का व्यापक विश्लेषण करके बालकों के नैतिक विकास का अध्ययन किया। तो उसके अनुसार नैतिक विकास की इन्होंने 3 मुख्य स्तर बताए, जिसमें मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म, अर्थात नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। इन 3 बातों पर इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के संबंध में बातें बताई। अब इन तीनों जो अवस्थाएं हैं, इन तीनों मुख्य स्तर पर किस प्रकार से मोरल डेवलपमेंट होता है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नैतिक यथार्थता पर देखें तो नैतिक यथार्थता क्या है? नैतिक यथार्थता विकास का एक प्रथम स्तर है जो लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु तक चलता है और इसे नियम नैतिकता विकास की इस स्तर पर बालक के अंदर विद्यमान नैतिकता अन्यों के द्वारा स्थापित की गई नियमों पर आधारित होती है। नियमों, उत्तरदायित्वों, निर्देशों, परिवर्तनीयता, विचारणीयता तथा निरपेक्ष माना जाता है। जो कुछ भी अधिकार होते हैं बुजुर्ग अथवा बड़े लोगों के नियम कहा जाते हैं, वही न्याय, वही तर्कसंगत, वही उचित है। जो भी दंड अथवा पुरस्कार बड़े व्यक्ति देते हैं वही सबको स्वीकार करना होता है। तो इस स्तर पर यथावत आज्ञा पालन अच्छा माना जाता है और नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक अपने स्वहित के भाव से स्वमेव नियमों का पालन करता है और उनका यह विश्वास होता है कि अत्याचार या बेईमानी करने की प्रवृत्ति दंडित करती है तथा कोई भी बात या तो पूर्णतः सही है या तो पूर्णतः गलत है। उद्देश्य के आधार पर नहीं वरन परिणाम के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न कार्यों को सही गलत ठहराया जाता है। तो जिस कार्य का परिणाम जितना अधिक गंभीर होता है उसके लिए मिलने वाला दंड भी उतना ही अधिक कष्टदायी होता है और उसकी कष्टदायी होने की आशा भी की जाती है। तो इस तरीके से प्याजे के अनुसार नैतिक यथार्थता के 2 मूल स्रोत हैं। पहला स्रोत है बालकों की बौद्धिक संरचना तथा दूसरा है उनके स्वयं के अनुभव। पहला बालकों बौद्धिक संरचना और दूसरा स्वयं के अनुभव। बौद्धिक कारकों में बालकों के अहम केंद्रीकरण, ईगो सेंट्रलाइजेशन तथा उसके विचारों की वास्तविकताएं आती हैं। तो अहम केंद्रीकरण से तात्पर्य है बालक की इस मान्यता से एक सभी व्यक्तियों की घटना के संबंध में ठीक वही विचार हैं जो मेरे हैं। तो विचारों की वास्तविकता से तात्पर्य नियमों तथा विचारों को भौतिक वस्तुओं के समान मानने की प्रवृत्ति से है। आनुभाविक कारकों में बालकों के ऊपर प्रौढ़ों का नियंत्रण व दबाव होता है
बालकों व प्रौढ़ों के अधिकारों में अंतर तथा बालकों का माता पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान आते हैं। तो इस तरीके से नैतिक यथार्थता में सारी बातें आती हैं। क्योंकि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो समय भी हम लोगों का लगभग हो गया, तो इसके आगे हम लोग बात अभी अगले वीडियो में अपनी करेंगे। तो इसमें भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अंत तक मेरी इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो भी बातें आपको अच्छी लगे तो दूसरे मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी बातें समझ में आ जाएं और कुछ उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो जाए। और कुछ आपको कमी लग रही तो आप उसको कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव आदरपूर्वक आमंत्रित हैं और उसको यथोचित दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। इस सब बातों के साथ आज हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार आप सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद।